Hello dear friends and learner. My name is Shahnawaz Ahmed and today I am going to start 22nd lecture of fluid mechanics. Okay? तो देखिए 21st लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था वो ये देखा था कि फुल्ली बॉडी सबमर्ज्ड बॉडी जो होती है उसकी स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, और हम लोगों ने देखा था कि फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी को पढ़ने के लिए हम लोगों को एक नया रेफरेंस पॉइंट चाहिए और उस रेफरेंस पॉइंट का नाम क्या था, मेटा सेंटर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि मेटा सेंटर क्या है। तो मेटा सेंटर के बारे में हम लोगों को पता चला था कि इट इज़ अ इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन buoyant force line and the vertical axis of the body. Okay, yeah, it is also defined as a point about which the body will starts oscillating when we are slightly disturbed and released. ठीक है, या जब हम उसको एक स्लाइटली टिल्ट देंगे तो जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मेटा सेंटर कहते हैं। ठीक है, और देखिए तो मेटा सेंटर की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, कुछ ऐसा था, यानी कि हम लोगों को पता ये चला कि एक बॉडी है। ठीक है, उसमें अगर हम लोग मान लेते हैं पूरे बॉडी का जी, सपोज दैट यहाँ कहीं है। ठीक है, जितना डूबा हुआ पोर्शन है फ्लूइड में वो पोर्शन ये है ब्लू कलर वाला। ठीक है, और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा आपको सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, और हमने देखा था कि जब इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे सेंटर ऑफ बॉयंसी शिफ्ट करेगा और यहाँ से एफबी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस वर्टिकल एक्सिस को कट करेगा। तो सपोज दैट कि वो यहाँ कहीं कट कर रहा था, मैंने मान लीजिए सपोज दैट। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में ये वो पॉइंट था जिस पॉइंट पर इसको टिल्ट करने पर, वो शिफ्ट करने पर कट कर रहा था। तो ये पॉइंट मेरा क्या था, मेटा सेंटर था। ठीक है, और देखिए चूंकि उस दिन पावर कट के कारण हम लोग वहाँ पे क्लास ख़त्म कर दिए थे, तो आपको बता दें मेटा सेंटर जो पॉइंट है ये पॉइंट बॉडी के इनसाइड भी हो सकती है, बॉडी का आउटसाइड भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेटा सेंटर हमेशा बॉडी के इनसाइड ही हो। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या समझ में आई कि मेटा सेंटर क्या है। दूसरी चीज़ कि मेटा सेंटर बॉडी के इनसाइड बॉडी के आउटसाइड दोनों हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ मेटा सेंटर से ही एक चीज़ बताई जाती है जिसको कहा जाता है मेटा सेंट्रिक हाइट। मेटा सेंट्रिक हाइट जिसको हम लोग पढ़ते क्या है, जीएम। मेटा सेंट्रिक हाइट या जीएम किसको कहा जाता है, बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर के मेटा सेंटर तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, यानी जी से एम तक की जो वर्टिकल दूरी होती है उसी को हम लोग मेटा सेंट्रिक हाइट कहते हैं। और ये जो जीएम होता है अगर आप यहाँ से देखोगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि जीएम बराबर होता है बी एम माइनस बी जी। तो फिलहाल के लिए देखिए ये हम लोग आगे डील करेंगे कि व्हाट इज मेटा सेंट्रिक हाइट, उसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग मेटा सेंट्रिक हाइट की बात करेंगे इसका मतलब हम बात कर रहे हैं बी एम माइनस बी जी की। इज दैट ओके? ठीक है, तो चलिए आज का जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वो ये है कि फ्लोटिंग बॉडीज की स्टेबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो देखो हम लोगों ने फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी को स्टडी किया, अब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी को स्टडी करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी क्या है, तो देखिए इसमें सबसे पहला कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन को, कि कब मेरी कोई फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम आपको एक डायग्राम बना देते हैं। सपोज दैट ये फ्री सरफेस है और इसमें एक फ्लोटिंग बॉडी को हम दिखाना चाहते हैं, एक फ्लोटिंग बॉडी है सपोज दैट। ठीक है, और इस फ्लोटिंग बॉडी की ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो देखिए अब सिंपल सी चीज़ है
कि फ्लूइड में कितना डूबा हुआ पोर्शन है, तो जितना डूबा हुआ है ना उसको मैं रेड कलर से दिखा दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। ये वाला पोर्शन केवल फ्लूइड में है, और इस रेड वाले का जो सेंटर पॉइंट होगा ना वही होगा सेंटर ऑफ बॉयंसी इस पर्टिकुलर केस में अभी के लिए, ठीक है। और सपोज दैट मैंने एक जो बॉडी बनाई थी वो बॉडी ऐसी डिजाइन की थी कि इस बॉडी का जो जी था ना बेसिकली वो डाउनवर्ड था काफी, ठीक है। क्या था आपको, पूरा का पूरा जो जी था इस बॉडी का वो सपोज दैट मान लीजिए डाउनवर्ड कहीं पर था, ठीक है। तो अगर हम लोगों का जी डाउनवर्ड है और हम लोगों को स्टेबिलिटी कब पता चलेगी, स्टेबिलिटी तब पता चलेगी जब हम लोग बॉडी को क्या करेंगे, डिस्टर्ब्ड करेंगे, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं, देखो रुक जाओ, कुछ ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के जी को एकदम नीचे ही रखा जाए, हम बॉडी के जी को और भी कहीं पे भी रख सकते हैं, रुक जाओ। तो फिलहाल के लिए चलो ठीक है, मैंने रेड पोर्शन का सेंटर मान लिया बी, और अभी के लिए मान लीजिए हम बॉडी मान के चल रहे हैं कुछ ऐसी है कि बॉडी का सेंटर बॉडी के ठीक बीच में है, ठीक है, इसको मान लिया जी, ठीक है। अब आप देखो, अब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे और ये डिस्टर्ब करने के बाद रिलीज करने पर दोबारा लौट के इसी पोजीशन में आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि मेरी बॉडी किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको डिस्टर्ब करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने इस बॉडी को स्लाइटली डिस्टर्ब करना शुरू किया, देखिए अभी भी मान के चल रहे हैं ये मेरा वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी है। फिलहाल के लिए हमने जी जो माना था बॉडी का वो एकदम बीच में माना था, अभी भी चलो जी मान लेते हैं कि जी बीच में ही कहीं है। लेकिन देखो पहले क्या था कि पहले जो बॉडी का बी था ना वो यहाँ कहीं पर था, लेकिन जैसे ऐसा करेंगे इस वक्त जो डूबा हुआ पोर्शन है फ्लूइड में वो पोर्शन है ये ग्रीन वाला, ठीक है। और ये ग्रीन वाले पोर्शन को अगर आप देखोगे तो इस साइड फ्लूइड ज्यादा है, डेट इज की जितना डूबा हुआ पोर्शन है उसका जो वेट होगा, जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा इस शेप में उसका वेट कुछ इस साइड शिफ्ट करेगा, डेट इज कि आपको एक नया बी मिलेगा और इसको हम कह रहे हैं बी डैश, ठीक है। और इसी से ऊपर के डायरेक्शन में कौन एक्ट करेगा, एफ बी फोर्स, ठीक है। और जी के अबाउट नीचे कौन एक्ट करेगा, तो एम जी ऑफ द बॉडी। अब आप देखो इस पर्टिकुलर केस में बी से ऊपर की तरफ कौन एक्ट कर रहा था, एफ बी, और जी से नीचे की तरफ कौन एक्ट कर रहा था, एम जी, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही था। ये आपको क्या है, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी। अब आप देखो जैसे ही इसको डिस्टर्ब किया गया, यानी कि ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसके ऊपर क्या लगाया गया है, दिस इज द अप्लाइड मोमेंट, या ये कहिए कि दिस इज द अप्लाइड डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो हम लोगों को एक पॉइंट मिला और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं, दिस इज मेटा सेंटर, और इन दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्टर्बेंस है थीटा उसी को हम लोग एंगुलर फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो मेटा सेंटर मिल गया, ठीक है। यानी कि जब इसको डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे तो ये बॉडी इसी एम पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, दैट इज कि दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी चीज है, आप देखोगे जैसे ही इसको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, शुरुआत में दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टर्ब करते जाएंगे एम जी और एफ बी दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता जाएगा। और देखो यहां तक लेके आ रहे हैं तो ये जो एम जी है वो एम पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर चला गया है, डेट इज कि इसके कारण एक नया मोमेंट जनरेट करेगा। जैसे ही इसको ऐसे करके छोड़ेंगे, देखो एम जी और ये एम पॉइंट से इतनी दूरी पर है तो एक मोमेंट जनरेट करेगा, तो दिस इज योर क्या है, जनरेटेड
moment about m due to mg of the body है। और इन दोनों का डायरेक्शन देखिए क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि जैसे ही डिस्टर्ब करके छोड़ोगे ये हावी होगा, ये बॉडी को दोबारा से लौट के किस पोजीशन में ले आएगा, इसी पोजीशन में ले आएगा जिस पोजीशन में वो इनिशियली था। तो इसीलिए अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये है कि बॉडी को डिस्टर्ब करने के बाद ये बार बार अपना ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को हासिल कर रहा है, मतलब ये बॉडी कैसी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर आपको इसका क्या मतलब समझ में आया, क्योंकि देखो बी चेंज करता होगा तो हम लोग बी की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे जी और एम की। तो आपको क्या पता चला पहला पॉइंट, इफ जी इज below m then the floating body is under a stable equilibrium condition। ठीक है, पहला पॉइंट पता चला। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, एक तो है कि हमने थ्योरेटिकली लिख दिया, लेकिन अगर मान लो कभी न्यूमेरिकली सॉल्व करना होगा तो आप ये थोड़ी ना लिखोगे, आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। डेट इज कि आपको क्या निकालना होगा, आप कहोगे कि सर हम लोग जीएम फाइंड करते हैं, जीएम डेट इज मेटासेंट्रिक हाइट, और अभी थोड़ी देर पहले बताया है, यानी कि अगर इसी को इसमें शिफ्ट करो तो एम यहाँ कहीं है। ठीक है, तो G से M तक की दूरी किसके बराबर होगी, तो आप कह सकते हो ना कि सर BM माइनस BG कर देंगे तो मेरे को GM मिल जाएगा। अब यहीं से देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सर BM इज ग्रेटर देन BG। देखिए फिगर में BM इज ग्रेटर देन BG, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि GM जो होगा वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, या आप ये कहो कि GM इज ग्रेटर देन 0। तो न्यूमेरिकली अगर क्वेश्चन दिया जाए और आपको पता करना हो कि फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, या आगे देखेंगे तो उन सब की बात करेंगे, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली फाइंड आउट करोगे कि GM की वैल्यू क्या है। ठीक है, और GM की वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो GM का वैल्यू या तो पॉजिटिव मिलेगा, या फिर 0 मिलेगा, या फिर नेगेटिव मिलेगा। और अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो आप पहले ही जैसी पॉजिटिव आएगा GM का वैल्यू, आप कहोगे इट मीन्स दैट कि GM इज ग्रेटर देन M, दैट इज M इज अबव द G, दैट इज कि ये बॉडी कौन से कंडीशन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में। बहुत सिंपल है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग सेकंड कंडीशन पे आएंगे इसके बाद, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन को अब हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन हो गया, देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन के। तो देखिए दिस इज द फ्री सरफेस, सपोज दैट यही कोई बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी में मान लीजिए मैंने ये इसकी वर्टिकल एक्सिस को दिखाया है, और सपोज दैट एक बॉडी ऐसी डिज़ाइन की थी कि इसका G जो था वो काफ़ी ऊपर था, और जितना डूबा हुआ पोर्शन है, ठीक है, इस डूबे हुए पोर्शन के सेंटर पे आपको क्या मिल रहा था, B मिल रहा था इनिशियली। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग बॉडी को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो देखिए क्या होगा। ठीक है, तो बॉडी को हम लोग डिस्टर्ब करके देखते हैं। हमने बॉडी को डिस्टर्ब किया, मान लीजिए सपोज दैट मैंने बॉडी को डिस्टर्ब किया, तो देखो बॉडी जब एक बार बना चुके हैं तो बॉडी का G तो नहीं चेंज करेगा, तो G जो अभी भी वही है जहां पर पहले था। ये क्या है, तो ये आपका वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी है, वर्टिकल एक्सिस ऑफ बॉडी।
ठीक है। अब आप देखो, जैसे ही आप शिफ्ट करोगे, टिल्ट करोगे, अब जो डूबा हुआ पोर्शन है वो चेंज हुआ है, उसका अमाउंट वगैरह सारी चीजें चेंज होंगी, ठीक है। जो भी पहले कभी यहां पर था ये थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड इस साइड ज्यादा है। तो B जो है शिफ्ट करके B डैश पर पहुंच गया, और जब B डैश पर पहुंच गया तो इसके ऊपर के डायरेक्शन में अब क्या लग रहा होगा, FB, ठीक है। तो अब आप देखो ये बुओयंट फोर्स लाइन एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी एक पॉइंट पर कट कर रहा है, और यही पॉइंट मेरा है मेटा सेंटर पॉइंट, इन दोनों के बीच में एंगुलर डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया है कि आपको मेटा सेंटर इसी पॉइंट के अबाउट अब बॉडी क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, ठीक है। दैट इज कि अगर इसी पॉइंट को हम इसमें दिखाना चाहें तो यहाँ कहीं कुछ एम दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये जो बॉडी ऐसे आई है वो क्यों आई है, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या लगाया था, दिस इज द अप्लाइड मोमेंट और डिस्टर्बेंस, ओके। और जैसे ही ये अप्लाइड मोमेंट या डिस्टर्बेंस आपने लगाया, आपने देखा, देखो इनिशियल कंडीशन में G से नीचे की तरफ कौन एक्ट कर रहा होगा, mg, और B से ऊपर की तरफ कौन एक्ट कर रहा होगा, FB। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम था, लेकिन जैसे ही डिस्टर्ब किया, देखो G के अबाउट जो mg लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया है। दैट इज कि इसको डिस्टर्ब करने के कारण इस mg के वजह से m के अबाउट एक मोमेंट जनरेट करेगा, और इसका डायरेक्शन देखो किधर होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये है, यानी कि दिस इज द जनरेटेड मोमेंट अबाउट m ड्यू टू mg ऑफ द बॉडी है। और देखोगे तो दोनों मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम होने का मतलब आप डिस्टर्ब करके छोड़ोगे तो बॉडी लौट के इस पोजीशन में तो नहीं आएगा, पूरा पूरा घूम जाएगा, ठीक है। दैट इज कि ये कंडीशन जो है ये क्या है, मैंने क्या बताया था, बॉडी विल नेवर कम बैक टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन द बॉडी इज अंडर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इज दैट ओके। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहला पॉइंट यहां से आपको पता चला कि सर इफ G is above M, G is above M, then the floating body is under unstable equilibrium condition, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पता चला यहां से, फिर से देखो हम लोगों को GM चाहिए, तो GM बराबर फिर से हम वही लिखेंगे BM माइनस BG। आपको ये कहे कि सर आप BM माइनस BG क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, BG माइनस BM लिख दीजिए। देखो अगर बार बार स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज करोगे तो तुम्हारा रेफरेंस ही तुम चेंज कर रहे हो, तो आंसर कैसे पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव है। इसीलिए एक ही स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करना है, वो है GM बराबर BM माइनस BG। तो अब देखो, अब आप यहां से कह सकते हो कि सर लेकिन इस बार BM छोटा है BG बड़ा है, ठीक है। अब आप देखो BM जब छोटा है BG बड़ा है, पॉजिटिव वाला छोटा है नेगेटिव वाला बड़ा है, मतलब कि GM क्या आएगा, GM बिकम्स नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या है, GM लेस देन क्या आएगा, 0। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये ना लिखा जाए कि वो ऊपर है नीचे है, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाए। तो अगर न्यूमेरिकल दिया जाए तो आपको मैंने अभी क्या बताया है, GM फाइंड आउट करना है। GM फाइंड आउट करोगे, पॉजिटिव मिलेगा तो स्टेबल, नेगेटिव मिलेगा तो अनस्टेबल। क्लियर है, ठीक है। तीसरा कंडीशन इसके बाद अब हम लोग देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, न्यूट्रली स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो देखिए हम लोग न्यूट्रल स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन है, तो देखिए तीसरा है न्यूट्रली
स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो तीसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए मैंने एक फ्लोटिंग बॉडी बना दी, ठीक है, ये उसका वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है ना। सपोज दैट इस पूरे बॉडी का जी यहाँ कहीं था और जितना डूबा हुआ पोर्शन है वो है बी, वो यहाँ कहीं था। मैंने इस पूरे बॉडी को क्या कर दिया, डिस्टर्ब किया, ठीक है। जब मैंने बॉडी को डिस्टर्ब किया, बॉडी कुछ इस तरीके से हो गई। जब बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे तो बॉडी इस तरीके से हो गई, ठीक है। और पहले जो B यहाँ पर था वो B शिफ्ट करके इधर कहीं आएगा, तो B नया कोई पॉइंट मिला B, और इसके अबाउट ऊपर क्या लगेगा, FB। और इत्तेफाक की बात ये हुई कि वहीं पर G था जहाँ पर से M गुजर गया, ठीक है। डैट इज कि M और G दोनों एक ही पॉइंट पर एक्ट कर गया। तो देखो ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हमने उसके ऊपर अप्लाइड मोमेंट लगाया था, अप्लाइड मोमेंट या डिस्टर्बेंस, ठीक है। और इस बार आप देखो G से नीचे की तरफ mg लगेगा, B से ऊपर की तरफ fb लगेगा, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अभी भी देखो G से नीचे की तरफ कौन लग रहा होगा, mg, और fb दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अभी भी सेम है। इसका मतलब ये है कि नीचे देयर इज नो जनरेटेड मोमेंट, देयर इज नो जनरेटेड moment about M due to mg of the body। मतलब ये बॉडी अब ऐसे ही जैसे ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ोगे, अब वो बॉडी सीधा नहीं होगा, इसी तरीके से फ्लोट करेगा। कई बार आपने बचपन में देखा होगा कि कहीं पर पानी है और वो पानी बह रहा है, तो हम लोग क्या करते थे, कागज़ की नाव, कागज़ का शिप बना करके डालते थे। और वो शिप कई बार क्या होता था, अपने आप पहले डालते के बाद थोड़ा टेढ़ा होता था, फिर फ्लोट करता था। कुछ ऐसा ही है ये, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आपको क्या पता चला, सबसे पहला पॉइंट ये मिला कि G एंड M बोथ लाइज एट सेम पॉइंट। अगर दोनों सेम पॉइंट पर लाई करेंगे तो आपकी बॉडी कौन से कंडीशन में होगी, न्यूट्रल स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। इसका मतलब Gm बराबर क्या होता था, Bm माइनस Bg, और आपने कहा कि सर Bm बराबर है Bg के, मेरे को डायग्राम से दिख रहा है, ठीक है। डैट इज कि M यही पॉइंट मिल जाएगा जहां पर एक था। तो इसका मतलब कि सर Gm का वैल्यू 0 मिलेगा। तो न्यूमेरिकली आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही आपका क्या था, फ्लोटिंग बॉडी का स्टेबिलिटी कंडीशन है, ठीक है। अब आप देखो सिंपल सा फंडा है, आपको आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि देखिए हमने जब भी तो Gm बराबर Bm माइनस Bg केवल लिख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये Gm बराबर Bm माइनस Bg जो होता है इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। दैट इज मेटा सेंटर पे बात करेंगे, मेटासेंट्रिक हाइट पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं मेटासेंट्रिक हाइट पर। तो देखिए मेटासेंट्रिक हाइट, जिसको हमेशा हम लोग किससे डिनोट करेंगे, Gm से। और ये Gm बराबर क्या होता है, Bm माइनस Bg के बराबर होता है, ठीक है। और देखिए इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि ये जो Bm का वैल्यू आता है ये आता है I/V माइनस Bg, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर V क्या था, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है। यानी कि जब भी कोई फ्लोटिंग बॉडी को रखेंगे तो उसके कारण जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम V है। और I क्या है, तो I है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सरफेस of the body, surface of the body which is intersected by the, which is
intersected by the free water surface, free water surface। मतलब क्या है, देखो इसको ऐसे समझो, ठीक है। मान लो ये एक शिप है, ठीक है, ऐसे तो वाटर ऐसे होगा, तो वाटर शिप को जिस सरफेस को कट करेगा ना वही चीज़ है, ठीक है। जैसे इसकी अज्यूम करो ये एक शिप है ऐसे, ठीक है, और वाटर कहीं ना कहीं से उस शिप के टच हो रहा होगा, तो उसी वाटर लेवल से जब कट करेंगे तो शिप का जो सरफेस मिलेगा ऊपर से देखने पर वही सरफेस है आपको ये। तो अब देखो अगर हम एक शिप की बात करें, ठीक है, तो अगर आप शिप को देखोगे तो शिप का जो सरफेस दिखेगा वो कैसा दिखेगा। तो इस चीज़ को देखो बहुत सिंपल तरीके से, पहले इसको समझो, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा आपको क्लियर नहीं होना है कि हम लोग किसको लेकर के स्टेबिलिटी को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। देखिए इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, ये कोई शिप है जिसमें देखो हम आपको एक्सिस बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो रेड वाला है ना वो शिप के लेंथ के अलोंग है, इसलिए ये एक्सिस कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। ये और ये दोनों क्या है, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। और अगर हम इसके बीच से एक एक्सिस ऐसे भी ड्रॉ कर दें, दिस इज द ट्रांसवर्सल एक्सिस, ट्रांसवर्सल एक्सिस, ठीक है। तो देखो ये जो फ्री सरफेस है ना वो शिप को जो कट कर रहा होगा, जिस सतह को कट कर रहा होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये जो ब्लैक वाला है ना ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, इसी सरफेस को कट करेगा। और ये जो होगा ये है आपका टी का मतलब ट्रांसवर्सल एक्सिस, यानी ये वाला सतह जो होगा ऐसे ही सतह को कट करेगा वो, ठीक है। और देखो तो सिंपल देखो समझो शिप क्या चीज है। एक शिप है, सपोज दैट आपकी तरफ आ रहा है, तो ये जो ग्रीन एक्सिस है ये उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये जो रेड वाला है ये उसका ट्रांसवर्सल एक्सिस है, और ये जो ब्लू वाला है वो वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। तो पानी जो कट करेगा, जिस सतह को कट करेगा उस पर केवल रेड और ग्रीन वाला होगा, और ब्लू वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा। इसीलिए देखो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल दिखाया है, वर्टिकल एक्सिस ऐसे होगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है उस सरफेस का, और वो सरफेस ऐसा है, और इस सरफेस का सपोज दैट मान लो मैंने डायमेंशन मान लिया कि दिस इज द डी एंड दिस इज द बी, ठीक है, सपोज दैट, यानी कि शिप की लंबाई डी है, चौड़ाई बी है, ठीक है। हाइट जो भी है वो उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब आप देखो आपको चाहिए आई, तो आई जो इस सरफेस का लोगे तो आई तो दो एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट भी, ट्रांसवर्सल एक्सिस के अबाउट भी। सवाल ये उठता है
कि हम लोग जीएम किस एक्सिस के अबाउट लेंगे, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताइए कि शिप को अगर डिजाइन करना है तो शिप को कौन से एक्सिस के अबाउट डिजाइन किया जाता है, ठीक है, दैट इज कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट या ट्रांसवर्सल एक्सिस के अबाउट, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो कौन सा लेना है। तो देखो इस पर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि हम लोग देखो, एक तो हम लोगों को पता था कि जीएम बराबर क्या है, कि जीएम बराबर है आई अपॉन वी माइनस बी जी। अब यहीं से देखो आई तो हम लोगों को 2 बार मिल सकता है, दैट इज कि आई जो लेना है, अगर मान लो किसी ने आई एल एल निकाला तो रेक्टेंगल का क्या होता है बी डी क्यूब बाई 12, लेकिन यहां पर आपको देख लीजिए अगर हम लोग लेंथ के अबाउट ले रहे हैं तो बेस हो जाएगा डी, और अगर हम आई टी टी के अबाउट निकाल रहे हैं तो बेस हो जाएगा बी डी क्यूब बाई 12। आप देखो साफ साफ दिख रहा है कि आई टी टी इज मोर देन दैट ऑफ आई एल एल, दैट इज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम ट्रांसवर्सल एक्सिस के अबाउट निकालें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट से ज्यादा आएगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर इस वैल्यू को आप यहां रख दो तो आपको क्या होगा, देखो अगर तुमने एक बार जीएम में वैल्यू रखा है ऐसे जीएम इज इक्वल टू, और मान लो हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं टीटी के अबाउट, ठीक है, तो आपको मिलेगा आई टी टी अपॉन वी माइनस बी जी, और अगर हम जी एम एल एल के अबाउट निकालें तो ये मिलेगा एल एल अपॉन वी माइनस बी जी। और आप देखो ये सब चीज कॉमन है, केवल आई टी टी और आई एल एल को देख के समझ में आ जाएगा कौन ज्यादा होगा। तो आप कह रहे होगे कि सर जी एम टी टी इज मोर देन दैट ऑफ जी एम एल एल। अब देखो ये है क्या, दैट इज की बॉडी जो ऑसिलेट जिस पॉइंट के अबाउट करता है उसी को हम लोग मेटा सेंटर पॉइंट करते हैं, और बॉडी को 2 पॉइंट मिल रहा है जिसके अबाउट वो ऑसिलेट करेगा। और कैसे करेगा, तो देखो जैसे है ये शिप, ठीक है, ये उसका क्या है, सपोज दैट ये उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है। तो शिप जो है इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट इस तरीके से जो ऐसे ऐसे इसके ऊपर रोल कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, वो क्या है, दिस इज कॉल्ड रोलिंग, ठीक है। और अगर ये शिप इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे हो जाए, दिस इज कॉल्ड पिचिंग, और अगर वर्टिकल एक्सिस है तो इसके अबाउट ऐसे ऐसे हो जाए, वो होगा यॉइंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर बॉडी इसके अबाउट रोटेट कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे रोलिंग, ठीक है। इसके अबाउट करेगा तो उसको कहेंगे हम लोग, ठीक है, और अगर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे यॉइंग। दिस इज रोलिंग, दिस इज पिचिंग, दिस इज योइंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो तो हम लोगों को पता चला कि टीटी के अबाउट कौन सा मोशन है, तो पिचिंग, यानी पिचिंग का जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो रोलिंग से ज्यादा है। तो अब देखो अगर मान लो आपने शिप डिजाइन किया और पिचिंग के लिए डिजाइन कर दिया, दैट इज कि आपने डिजाइन किया कुछ ऐसे कि शिप जो है इस तरीके से रोटेट जो कर रहा है ये पिचिंग है, ठीक है, और इसका हाइट ज्यादा है, दैट इज कि शिप इतना और इतना कर रहा है तो नहीं डूब रहा है। लेकिन रोलिंग का जीएम कम आ रहा है, यानी रोलिंग के लिए एम पिचिंग के एम से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आपको जब बॉडी ऐसे से रोटेट करेगा वो केवल ऐसे और ऐसे रोटेट कर सकता है। इसका मतलब देखो अगर तुम पिचिंग के लिए डिजाइन करोगे तो पिचिंग में तो बच जाएगा लेकिन रोलिंग में डूब जाएगा, क्योंकि रोलिंग का एम पिचिंग से कम है, ठीक है। तो अब पता ये चला, इसका मतलब ये समझ में आया कि यहीं से हम लोगों को देख के पता चला इसके अबाउट जो मोशन है वो कौन सा है, वो है पिचिंग, और इसके अबाउट जो मोशन है वो क्या है, रोलिंग। यानी कि जहाज के डूबने का चांसेस ज्यादा कौन से मोशन में है, तो रोलिंग में है। देखो हम लोग कोई भी चीज डिजाइन करते हैं तो सबसे वीक पोर्शन को बचा लेते हैं, तो पिचिंग एंड रोलिंग में वीक है रोलिंग। रोलिंग को सेफ कर लोगे तो पिचिंग अपने आप सेफ हो जाएगा, क्योंकि रोलिंग का एम नीचे है, पिचिंग का एम ऊपर है। तो अगर इस एम के लिए डिजाइन कर दिया तो रोलिंग भी बच गया, पिचिंग भी बच गया। तो
तो इसीलिए यहीं से पता चला एक पॉइंट कि रोलिंग मोशन इज मोर डेंजरस देन पिचिंग। ठीक है, और यहीं से पता चला कि जब रोलिंग मोशन ज़्यादा डेंजरस है तो हम लोग जब भी जीएम डिजाइन करेंगे वो हमेशा किस एक्सिस के अबाउट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट करेंगे। और इसीलिए यहां पर हमेशा आई एल एल अपॉन वी माइनस बी जी ही लिखना है। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जीएम क्या होगा तो हमेशा आप क्या लिखेंगे, आई एल एल अपॉन वी माइनस बी जी। क्लियर है? तो अब आप देखो कि अगर आपको मोशन नहीं समझ में आया है तो उसके लिए देखिए हम आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं जिससे कि आप लोगों को एकदम ही क्लियर हो जाएगा कि रोलिंग किसको कह रहे थे, पिचिंग किसको कह रहे थे। वो बस आपके समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम हम क्लियर कर देते हैं कि देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए अगर आपको ना क्लियर हो तो उसके लिए हमें आपको एक डायग्राम बना देते हैं। देखिए होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ शिप। ठीक है, और इसके अबाउट जो शिप रोल कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा, उस मोशन को हम लोग कौन सा मोशन कहेंगे, रोलिंग मोशन। ठीक है, ये जो एक्सिस होगा ये है आपका ट्रांसवर्सल एक्सिस, और इसके अबाउट जो शिप मोशन कर रहा होगा वो कहलाएगा पिचिंग मोशन। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज वर्टिकल एक्सिस, and the motion about vertical axis is yawing motion। तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो मोशन हो रहा होगा वो है योइंग मोशन। ठीक है, तो अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई शिप होगा तो वो शिप या तो ऐसे डूबेगा या फिर ऐसे डूबेगा। ऐसे ऐसे कभी नहीं डूबता है, सतह के ही अबाउट इधर उधर रोटेट कर रहा है तो योइंग मोशन है। ठीक है, इसीलिए हमने पता किया कि ज्यादा जल्दी डूबने का खतरा किसके अबाउट है, तो पता चला लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, यानी ये मोशन ज्यादा खतरनाक है, ये कम है, इसको बचा लेंगे तो ये भी बच जाएगा। सिंपल। इसीलिए जब भी हम डीएम डिजाइन करेंगे तो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ही डिजाइन करेंगे, और यहीं से हम लोगों को क्या मिलता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। यानी कि जिस एम के अबाउट वो रोटेट कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा, तो कितना टाइम में करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, यानी जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लग रहा है उसी को हम लोग पीरियड ऑफ ऑसिलेशन करें। और ये क्या है, तो सिंपली हम लोगों ने पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए आपको बता दें कि 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है पेंडुलम का केस, और वही पेंडुलम का केस है ये आपको, जिसको हम लोग निकालते थे टाइम पीरियड। वो क्या निकालते थे, 2 पाई रूट अंडर के स्क्वायर अपॉन gm इंटू जी। यहां पर k क्या है, k इज दी रेडियस ऑफ जायरेशन है। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग टी को ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को, और यहीं से आपको पता चला कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर GM। इसका मतलब ये है कि मेटासेंट्रिक हाइट जितना इंक्रीज करोगे, ठीक है, और आप खुद जानते हो, मैंने पहले ही बताया है कि GM इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो वो बॉडी स्टेबल है। और ये जितना ज्यादा पॉजिटिव जाएगा, मतलब जितना बड़ा करते जाओगे यानी इन्फिनिटी की तरफ ले जाते जाओगे, उतना स्टेबल होता जाएगा। तो आप कह सकते हो कि GM को इंक्रीज करने पर क्या चीज बढ़ती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑसिलेशन का डिक्रीज करेगा। तो आपको ये पता चला कि स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेटासेंट्रिक हाइट भी इंक्रीज करेगा, लेकिन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज करेगा। और यही कारण है कि वॉरशिप में और पैसेंजर शिप में ज्यादा स्टेबल किसको बनाया जाता है, वॉरशिप को, क्योंकि वॉरशिप डिजाइन किया गया है कि ड्रास्टिक से ड्रास्टिक सिचुएशन में क्या हो, वो स्टेबल रहे। आपको सी में है, बैटल सिचुएशन में है, लेकिन पैसेंजर शिप इज डिजाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज फॉर कंफर्ट। ओके, तो अगर पैसेंजर शिप का GM बहुत ज्यादा कर दोगे तो बहुत स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम हो जाएगा। डेट इज वो तेजी में ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो उसके अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर हैं उन लोगों को अच्छा फील नहीं होगा। डेट इज कि अगर तुम GM बहुत बढ़ाओगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, टाइम पीरियड घटेगी और कंफर्ट जो होगा वो भी डिक्रीज करेगा। तो यही कारण है कि पैसेंजर शिप हो या कार्गो शिप हो, इन दोनों के GM का वैल्यू वॉरशिप से कम रखा जाता है। तो आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे बता दें, वॉरशिप का जो GM का हाइट होता है बैटल शिप का, वो 1 मीटर से 1.8 मीटर होता है, ठीक है। और पैसेंजर शिप जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली, पैसेंजर शिप या फिर आप ये कहिए कार्गो शिप, उसका GM का वैल्यू 0.5 से 1 मीटर के अप्रोक्स ही रखा जाता है, ठीक है। तो क्यों रखा जाता है ये आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप सिंपल से कह सकते हैं कि जितना ज्यादा GM बढ़ाएंगे, यानी कि मेटासेंट्रिक हाइट जितना इंक्रीज करेंगे, स्टेबिलिटी उतना बढ़ेगा, लेकिन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन उतना डिक्रीज करेगा और कंफर्ट ऑफ द बॉडी डिक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन वॉरशिप को कंफर्ट के लिए तो बनाया नहीं जाता है, इसीलिए वॉरशिप का GM बहुत ज्यादा रखा जाता है विद कंपैरिजन टू पैसेंजर शिप या कार्गो शिप, ठीक है। तो यहां तक जो है आपको वो आपको रहा पूरा का पूरा बुआयंसी एंड फ्लोटेशन यहां तक कंप्लीट रहा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आगे स्टडी करेंगे और यहां तक ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप इससे रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव के जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, गेट, यूएस, SSC, JEE, जो भी आप बनाना चाहें, होप सो कि आपसे बन जाएगा। आप केवल जो भी नोट्स बनाए हैं इसको देख करके उससे आप देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, गुड बाय।